हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम आई एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अपने क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे थे। तो क्रॉप अपनी कर ली थी करीबन करीबन, एक राइस हो गई थी, एक मेज़ हो गई थी, पर्ल मिलेट हो गया था, और सोरगम हो गया था, और ग्राउंड नट हो गया था। आज अपने तिलहन फसलें, जैसे ग्राउंड नट पड़ी थी तिलहन फसल, और 2 नंबर की अपनी बात करने जा रहे हैं आज मस्टर्ड यानी सरसों की। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक बार, मस्टर्ड यानी सरसों। सबसे पहले अपने मस्टर्ड की अगर बात करें तो अपने देखते हैं इसमें अदर नेम की अगर मैं बात करूं तो इसको तिलहन फसलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिलहन फसलों का राजा कहा जाता है। 1 नंबर बात, ठीक है। इसके बाद में अपनी बात करें इसके बॉटनिकल नेम की अगर बात करूं मैं तो ब्रेसिका, बॉटनिकल नेम की बात करें ब्रेसिका स्पीसीज। ठीक है। अपनी बात कर रहे हैं मस्टर्ड की यानी सरसों पढ़ रहे हैं। सरसों के बारे में अपनी बात करें अदर नेम की तिलहन फसलों का राजा कहलाता है। और बॉटनिकल नेम की अगर बात करूं तो ब्रेसिका स्पीसीज। इसके बाद में इसकी बात करें फैमिली की, जो इसकी फैमिली है वो है क्रूसीफेरी। कौन सी है? क्रूसीफेरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अपने अदर नेम की बात कर रहे हैं तिलहन, बॉटनिकल स्पीसीज और क्रूसीफेरी। इसके बाद में अपने बात करेंगे इसके ओरिजिन पैलेस की। इसका ओरिजिन पैलेस जो है वो इंडिया ही माना जाता है। कौन सा? इंडिया यानी भारत ही माना जाता है मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें इसके एक है इसके अंदर DRMR यानी DRMR एक इंस्टीट्यूट है, सरसों अनुसंधान संस्थान। सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है सर? ये है सेवर भरतपुर के अंदर। सेवर भरतपुर जो अपने राजस्थान के अंदर क्या है, ये DRMR है। इसके बाद में अपनी बात करें कि इंडिया की अगर बात करूं मैं कि इंडिया की जो तिलहन फसल है वो कौन सी है प्रमुखतः, तो इंडिया की अगर बात करें तो अपने मूंगफली का नाम आता है जो अपने पड़ी थी। वो सबसे ज़्यादा भारत की अगर प्रमुख फसल माने तो वो कौन सी है? इंडिया की मूंगफली। अपने बात करें राजस्थान की, जो राजस्थान है इसकी जो मुख्यतः फसल मानी जाती है वो मानी जाती है सरसों, प्रमुख फसल मानी जाती है। इसके बाद में अपनी बात करें इंडिया में अगर बात की जाए कि इंडिया के अंदर भारतीय सरसों प्रमुखतः उगाई जाती है। 1 नंबर बात, समझ में आ रही है कहानी? अपने क्या पढ़ रहे हैं? सरसों। अपने सरसों पढ़ रहे हैं तो सरसों के अंदर अपने बात कर रहे हैं फैमिली की बात करें तो क्रूसीफेरी फैमिली है। ओरिजिन पैलेस की बात करूं मैं तो इंडिया है। और DRMR, ठीक है। सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सेवर भरतपुर के अंदर है। और इंडिया के अंदर बात करूं तो मूंगफली प्रमुख स्थान है। और राजस्थान के अंदर बात करें तो सरसों प्रमुख फसल मानी जाती है। इंडिया के अंदर क्या किया जाता है? भारतीय सरसों का प्रमुखतः सोविंग किया जाता है या उगाया जाता है। इसके बाद में इसमें बात करूं मैं तीव्र गंध की, यानी इसके अंदर जो रसायन पाए जाते हैं उन रसायन में, जैसे अपने सरसों हाथ में लेते हैं तभी अपने अजीब सी स्मेल आती है। उस स्मेल का जो नाम है वो बता रहा हूं मैं, तीखापन होता है एक प्रकार से, तीव्र गंध। उसमें अपने बात करें एक तो होता है थायोसाइनेट, ठीक, थायोसाइनेट। इसके बाद में एक बात करें अपने आइसोथायोसाइनेट,
थायोसाइनेट, यानी दो अपने प्रमुख तीव्र गंध के जो रसायन है सरसों के अंदर वो बता रहा हूं। एक पाया जाता है थायोसाइनेट, दूसरा पाया जाता है आइसोथायोसाइनेट। इसके बाद में एक और इसमें बात कर सकते हैं ग्लूकोसिलेनेट, ग्लूकोसिलेनेट, ठीक है। इसके बाद में अपनी बात करें, इसमें एल्कलॉइड्स पाया जाता है, ठीक है। एल्कलॉइड्स की अगर मैं बात करूं रसायन की, इसमें पाया जाता है इरूसिक अम्ल पाया जाता है, यानी एसिड पाया जाता है। कौन सा? इरूसिक अम्ल, ठीक है। अब मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, हो सकता है ये कटिंग हो गया होगा, अगर कटिंग हुआ है तो मैं वहाँ लिख देता हूँ। अपने पढ़ रहे हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड जो क्रॉप्स है प्रमुख है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करें अपने बॉटनिकल नेम की, अदर नेम की बात करें, तिलहन फसलों का राजा कहलाता है। फैमिली की बात करूं, सॉरी बॉटनिकल नेम की बात करें तो ब्रेसिका स्पीसीज। इसके बाद में अपने फैमिली की बात करें क्रूसीफेरी। इसके बाद में ओरिजिन पैलेस की अगर बात करें तो भारत। इसके बाद में DRMR की बात करें, सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सेवर भरतपुर के अंदर है, राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे RJ। इसके बाद में मुख्यतः बात करें अपने इंडिया के अंदर और राजस्थान की बात की जाए तो इंडिया के अंदर मूंगफली को प्रथम स्थान पे या प्रमुखतः उगाया जाता है। इसके बाद में अपने राजस्थान की अगर बात करें, जो सरसों है उस सरसों को प्रमुखतः उगाया जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो भारतीय सरसों का प्रमुखतः सोविंग किया जाता है। यानी जब क्लासिफिकेशन आएगा ना तब समझ में आएगा कि भारतीय सरसों कौन सी है और अलग अलग जो टाइप है उसके वो बताऊंगा मैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे तीव्र गंध की, जो थायोसाइनेट है इसकी वजह से, और आइसोथायोसाइनाइट। इसके बाद में एक और पाया जाता है ग्लूकोसिलेनेट, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करें एल्केलॉइड्स यानी रसायन की बात करूं मैं तो इसमें एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा? इरूसिक अम्ल पाया जाता है। यानी मैं यहाँ पे अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, इरूसिक अम्ल, यानी जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? इरूसिक अम्ल पाया जाता है, एल्केलॉइड्स, ठीक है। इसके बाद में अपने देखते हैं क्या सिस्टम होता है, ये एक बार साफ कर लेते हैं। इसके बाद में जो इसका जो फल होता है उसके फल को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं वो बताऊंगा मैं। इसके फल को सिलुकोआ के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं अपने इसके फल की। जो इसका फल होता है उसको कहा जाता है सिलिकुआ। अजीब सा नाम है सुनने के लिए तो, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। मस्टर्ड का जो फल है उसको क्या कहा जाता है? सिलिकुआ कहा जाता है, यानी फ्रूट टाइप को क्या कहा जाता है? सिलिकुआ कहा जाता है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, सरसों जो होता है ना अपना, उसके साथ एक वीड है, कौन सा? सत्यानाशी। सत्यानाशी, यानी जो सत्यानाशी है इसके बीज, यानी सरसों के सीड प्लस इसके सीड अगर मिल जाए दोनों के तो कौन सा रोग होता है? मनुष्य अगर उस तेल को पी ले या खा ले, यानी सरसों के साथ में सत्यानाशी के बीज मिल जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? ड्रोपसी रोग हो जाता है। ड्रोपसी बीमारी, कौन सी? ड्रोपसी बीमारी। वाइवे के अंदर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जहाँ पे इंटरव्यू होता है वहाँ पे भी पूछा जाता है कि जो सरसों है उसके साथ कौन से ऐसे वीड का सीड मिल जाए जिससे ड्रोपसी बीमारी होती है तो कौन सा है वो? सत्यानाशी है, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सरसों के साथ सत्यानाशी के सीड मिलने से कौन सी बीमारी हो सकती है? ड्रोपसी बीमारी हो सकती है, ठीक है, मनुष्य के अंदर। इसके बाद में अपनी बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहले अपनी बात करें विश्व की, तो विश्व में एरिया प्लस प्रोडक्शन में किसका स्थान आता है? भारत का, यानी इंडिया का स्थान आता है, ठीक है।
अब मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया अगर देखा जाए तो राजस्थान का। समझ में आ गई कहानी। अब बात करूं मैं राजस्थान की, तो सबसे ज़्यादा गंगानगर, ठीक है, और अलवर। अब सर यहाँ पे अलग अलग बताओ। तो गंगानगर जो है वो एरिया के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा ग्रो करवाया जाता है। अलवर के अंदर क्या होता है सर, प्रोडक्शन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, अलवर के अंदर होता है। दो बातें निकल रही है यहाँ पे। अगर राजस्थान का प्रश्न आए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों उगाई जाती है कहाँ पे, गंगानगर के अंदर। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, अलवर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूँ टेस्ट वेट की, तो 6 से 7 ग्राम टेस्ट वेट किसका होता है, सरसों का होता है। मैंने पहले बताया था एक दिन सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स जो होता है वो बताया था, और टेस्ट वेट भी बताया था कि क्या होता है। जो टेस्ट वेट अपना होता है वो जो सरसों का है वो 6 से 7 ग्राम में होता है। इसके बाद में अपने जो आएगा इसका सरसों का क्लासिफिकेशन आएगा। क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार बात कर लेते हैं मस्टर्ड की। जो फल है अपना सिलिकुआ कहलाता है। सरसों के अंदर सत्यानाशी के सीड मिलने से क्या हो जाता है, ड्रॉप सी बीमारी होती है। ये बीमारी किस में हो सकती है, मनुष्य के अंदर रहती है, ह्यूमन के अंदर हो जाती है। इसके बाद में बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, विश्व के अंदर एरिया प्लस प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का प्रथम स्थान आता है। और इंडिया के अंदर बात की जाए एरिया के अंदर, तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा एरिया निकलता है। राजस्थान की अगर बात करें अपने, तो एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा किसका प्रथम स्थान आता है, गंगानगर का। और प्रोडक्शन की अगर बात करें, उत्पादन की, तो अलवर का प्रथम स्थान आता है। टेस्ट वेट की बात करें, टेस्ट वेट की अगर बात करें 6 से 7 ग्राम टेस्ट वेट किसका होता है, मस्टर्ड का होता है। इसके बाद में अपनी बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मस्टर्ड। किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मस्टर्ड। अपनी बात कर रहे हैं मस्टर्ड की। यहाँ पे लिखते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ मस्टर्ड, यानी सरसों का जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। सर्वप्रथम इसमें एक नाम आता है इंडियन मस्टर्ड। अब सर इंडियन मस्टर्ड कौन सी होती है, जो इंडियन मस्टर्ड होती है उसका बोटनिक नेम होता है ब्रेसिका जुनसिया। क्या होता है, ब्रेसिका जुनसिया, ठीक है। जो ब्रेसिका जुनसिया होता है इसको क्या बोला जाता है, राया या राहिडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राया या राहिडा या लाहा। सर सुने नहीं कभी नाम, मैंने भी नहीं सुने थे, पर पढ़ने को मिलते हैं ये नाम, इसके अलग नेम है, ठीक है। यानी इंडियन मस्टर्ड की अगर बात करें पड़े, तो ब्रेसिका जुनसिया इसका बोटनिकल नेम होता है, और इसको अलग नाम से जाना जाता है राया, राहिडा और लाहा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है 2 नंबर की अगर मैं बात करूं, बनारसी राई, ठीक। बनारसी राई का जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है ब्रेसिका नाइग्रा। क्या होता है, ब्रेसिका नाइग्रा। बोटनिकल नेम किसका होता है, बनारसी राई का होता है। इससे क्या बनते हैं, मसाले बनते हैं। क्या बनते हैं, मसाले। देखो ये जो है ना, राई हो गया, तारामीरा हो गया, सरसों हो गया, ये सारी क्रूसीफेरी सरसों कुल की ही फसलें हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है किसका, मस्टर्ड का। यानी इंडियन मस्टर्ड, ब्रेसिका जुनसिया, राया या राहिडा, ठीक है। बनारसी राई यानी ब्रेसिका नाइग्रा इसका बोटनिकल नेम है। मसाले के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट बात करें, एक नाम आता है 3 नंबर का पहाड़ी राई, कोई मोस्ट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद में अपने चौथा क्लासिफिकेशन देखें तो पीली सरसों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीली सरसों। मैं पीली सरसों की बात करूं तो ब्रेसिका इसका बोटनिकल नेम होता है, ब्रेसिका
ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज, ठीक। यानी अपने पीली सरसों की बात करें, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज बॉटनिक नेम किसका है, पीली सरसों का। जो पीली सरसों है उसी को अपने बॉटनिक नेम पीली सरसों, सॉरी पीली सरसों जो है नेम, इसी का बॉटनिक नेम क्या है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज है। इसी को क्या कहा जाता है, पीली सरसों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे अपने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, 3 प्रकार 4 प्रकार बता दिए अपने अपने बात की थी इंडियन मस्टर्ड की, 2 नंबर बनारसी राई की, 3 नंबर पहाड़ी राई की और पीली सरसों की। अब बात करेंगे अपने काली सरसों की। तो इनके बॉटनिक नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रेसिका जुनसिया हो गया, ब्रेसिका नाइग्रा हो गया, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज हो गया। कईयों को तो ये भी नहीं पता। सबसे पहले अपनी बात करें मस्टर्ड की, तो ऐसे सुना देते हैं कि सर ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज होता है, ब्रेसिका नाइग्रा भी होता है, ये भी सुना देते हैं, जुनसिया भी बोल देते हैं कई तो इनको ये नहीं पता कि ये क्लासिफिकेशन के अदर अदर नेम होते हैं। तो अपने 3-4 क्लासिफिकेशन हो गए। 5वें की अगर यहाँ पे बात करें तो काली सरसों, ठीक है। इसका भी बॉटनिकल नेम क्या होता है, ये होता है सेम टू सेम, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज, ठीक है। यानी अपने बात कर रहे हैं काली सरसों की, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज। इसको क्या कहा जाता है, एक तो काली सरसों प्लस भूरी सरसों भी कहा जाता है, भूरी सरसों भी कहा जाता है। यानी अपने बात करें काली सरसों की ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज, इसका बॉटनिकल नेम हो गया, और इसको काली सरसों या भूरी सरसों के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्लासिफिकेशन है ऑफ मस्टर्ड का मेन इफेक्ट्स यही हैं, ठीक है। अपने मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, इंडियन मस्टर्ड, ब्रेसिका जुनसिया, बनारसी राई ब्रेसिका नाइग्रा, पहाड़ी राई, और पीली सरसों की बात करें ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज, इसको पीली सरसों कहते हैं, और काली सरसों को काली सरसों या कह सकते हैं अपनी भूरी सरसों, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने इसके पढ़ेंगे वैरायटीज, एक बार साफ कर देते हैं। ब्रेसिका जो इंडियन मस्टर्ड है, उसकी जो वैरायटीज है उनके बारे में अपने देखेंगे। मोस्ट अपने बात करें यहाँ पे मस्टर्ड की, यहाँ पे बात करेंगे अपने वैरायटीज की, किसमें इसकी जो सबसे फेमस किस्म है बायो 902, इसको बोलते हैं पुस्सा जय किसान। आई हुई है, बहुत बार आता है कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार आता है। यानी बायो 902 पुस्सा जय किसान इसका दूसरा नाम है कहलाता है। इसके बाद में बात करें अपने पुस्सा बोल्ड वैरायटी सरसों की है। इसके बाद में पुस्सा लक्ष्मी, और इसके बाद में अपने बात करें दुर्गामणि किसकी किस्म है, सरसों की किस्म है। इसके बाद में बात करें अरावली हो गया, श्रवण हो गया, ठीक है, और सीता हो गया, और बसंती हो गया। ज़्यादा लड़कियों के नाम यार हैं इसमें तो, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं अपने। लक्ष्मी हो गया, दुर्गामणि हो गया, अरावली हो गया, श्रवणा हो गया, सीता हो गया, और बसंती हो गया, ठीक है। आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद, ठीक है। यानी मोटी मोटी किस्में अपने ये बात करें तो वैरायटीज़ की अगर बात करें, नॉर्मल देखें तो फेमस वैरायटी की बात करें तो ये सबसे फेमस है, ये तो नहीं है सीता बसंती, ये कुछ नहीं है। ऐसे आशीर्वाद इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो बायो 902 पुस्सा जैक्सन इसका दूसरा नाम होता है, पुस्सा बोल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरावली और आशीर्वाद और दुर्गामणि। इसके बाद में अपने बात करें NRCHB 506 किसकी वैरायटी है, सरसों की वैरायटी है, बहुत ज़्यादा फेमस हाइब्रिड वैरायटी ये क्या है, ये हाइब्रिड है या संकर कह सकते हो आप, ठीक है। NRCHB 506, ठीक है। विश्व की प्रथम संकर किस्म है ये, विश्व की प्रथम संकर किस्म
मानी जाती है। सॉरी, प्रथम संकर किस्म। यानी अपने वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड के अंदर सर्वप्रथम सरसों की कौन सी किस्म बनी थी, तो ये बनी थी जी NRCHB 506। ये मत याद करना, बसंती, रिएप, सितार। ठीक है, मोस्ट अपने चीज़ इफेक्ट्स देख रहे हैं। ये हो गया, पुस्सा बोल्ड हो गया, बायो 902 हो गया। ये किस में आई हुई है? 3-4 बार आ चुके एग्जाम में, ऐसी बात नहीं। इसके बाद में अपने बात करें तो पुस्सा कल्याणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्सा कल्याणी। ठीक, और तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट्स थी वो आएगी। और इसके बाद में अपने बात करें एक NRCHB 101, अपने बात कर रहे हैं NRCHB 101। ये जो इंस्टीट्यूट बताया था ना मैंने, सेवर भरतपुर से निकली हुई है, 2009 में निकली थी। इसकी बात कर लें, 2009 में निकली थी। मोस्ट डाटा ये है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट। NRCHB 101 यानी सेवर भरतपुर से निकली थी, DRMR ने निकाली थी, 2009 के अंदर निकली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे किस्म की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है, तो किस्म की अगर बात करें 902, बायो 902, पुस्सा जैक्सन इसका मोस्ट अदर नेम है। पुस्सा बोल्ड हो गया, लक्ष्मी, दुर्गामणि, अरावली, श्रवणा, ये अलग अलग है। सीता हो गया, बसंती हो गया, और आशीर्वाद हो गया। इसके बाद में बात करें अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट की, अगर संकर किस्म की बात की जाए तो NRCHB 506, और विश्व की प्रथम संकर कौन सी है? ये है NRCHB 506। इसके बाद में पुस्सा कल्याणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो। इसके बाद में बात करें NRCHB 101, जो सेवर में जो है DRMR जो था, सरसों का अनुसंधान केंद्र था, उसने निकाली थी। कब निकाली थी सर? 2009 में निकाली थी इसको। ठीक है, तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। अब इसके बाद में अपने देखेंगे जो सरसों हैं उसका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। अपने बात कर रहे हैं मस्टर्ड में अपने देखेंगे क्लाइमेट में अपने सर्वप्रथम देखें तो इसके लिए जो कोल्ड रीजन होता है वो क्षेत्र अपने को सर्वप्रथम चूज करना होता है। यानी ठंडा वातावरण चाहिए, ठंडा वातावरण सरसों के लिए उपयुक्त माना जाता है, 1 नंबर की बात। इसके बाद में अपने टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? मोस्टली उपयुक्त मानी जाती है ये जर्मिनेशन के लिए। यानी अपने बात कर रहे हैं सरसों। क्लाइमेट की बात करूं, कोल्ड रीजन चाहिए, ठीक है। जर्मिनेशन के लिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए? उपयुक्त टेम्परेचर चाहिए। पाले के प्रति क्या होती है ये क्रॉप? संवेदनशील होती है। पाले के प्रति संवेदनशील होती है। समझ में आ गई कहानी? इसके बाद में मैं इसकी बात करूं सीड रेट की, अगर सीड रेट की मुख्यतः बात की जाए तो 4 से 5 केजी, कितनी? 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता मुख्यतः इसकी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें इसके स्पेसिंग की मैं मुख्यतः बात करूं तो 30 × 10 × 3 सेमी। समझ में आ गई? यानी ये है रो इंटू रो, ये है प्लांट इंटू प्लांट, ये है डेप्थ यानी गहराई। सर्वप्रथम रो इंटू रो की अपने रखते हैं 30 सेमी, प्लांट इंटू प्लांट की 10 सेमी, 3 सेमी बीज को गहराई के अंदर डाला जाता है। अब सोइल की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे सोइल है तो सरसों में सोइल कोई मुख्यतः नहीं है, दोमट मृदा भी उपयुक्त है। ठीक, क्ले मिट्टी भी उपयुक्त मानी जाती है, क्ले सोइल। टेम्परेचर पीएच की बात करें तो चल जाता है 6 से लेके 8 पीएच तक, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दोमट मृदा में उपयुक्त मानी जाती है। सर्वप्रथम अपने देखें कि सरसों सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर माने तो दोमट
मृदा के अंदर मानी जाती है। अब बात करें अपने क्लाइमेट की। क्लाइमेट में टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पाले के प्रति संवेदनशील फसल मानी जाती है। इसको पाला बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए ये संवेदनशील है। इसके बाद में अपने बात करें सीड रेट, तो सीड रेट की बात करूँ मैं 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर क्या होता है इसका सीड मुख्यतः लगाया जाता है। स्पेसिंग की अगर बात करें 30 इंटू 10 इंटू 3 सेमी, यानी रो इंटू रो, प्लांट इंटू प्लांट और डेप्थ। इसके बाद में मैं बात करूं इरिगेशन की, सर इसकी इरिगेशन कितनी देनी पड़ती है, तो सर्वप्रथम उन्होंने क्रिटिकल स्टेज की अगर बात करें तो फ्लोवरिंग टाइम, समझ में आ गई, फ्लोवरिंग टाइम और पोड मेकिंग, फ्लोवरिंग टाइम यानी फूल आते समय, समझ में आ गई, पोड यानी फलियां बनते समय, और लास्ट और सिंचाई अपने को चाहिए अपने को डफ अवस्था यानी पकाव के समय। यानी अपने बात कर रहे हैं सरसों की, तो सरसों में जो इरिगेशन का क्राइटेरिया है, जो इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है, वो 3 स्टेप्स में मानी जाती है मुख्यतः। यानी अपनी बात कर सकते हैं फूल आते समय तो करनी ही करनी है, अगर फूल आते समय नहीं करेंगे तो पोड मेकिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी क्रिटिकल स्टेज की अगर बात की जाए तो फ्लोवरिंग टाइम अपने को सिंचाई देनी है। उसके बाद में अगर फ्लोवरिंग टाइम दे दी अपने को तो मुख्यतः अपने को पोड के मेकिंग के समय, अपने को फलियां बढ़ते समय क्या करना है, सिंचाई को देना है। मुख्यतः लास्ट में अपने पकाव के समय देना है, उसके बाद में कोई समस्या नहीं है। यानी इरिगेशन की अपने अगर क्रिटिकल स्टेज माने तो 3 प्रकार हैं क्रिटिकल स्टेज, कितनी है, 3 क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। इसके बाद में मैं बात करूं, ये हो ही गया अपने सीड रेट हो गया, स्पेसिंग हो गया, इरिगेशन हो गया। अब टॉपिक आता है वीड, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉप में कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी तो है ही नहीं ये। अब बात करते हैं अपने वीड कंट्रोल की, यानी अपने कर रहे हैं मस्टर्ड वीड कंट्रोल। ओके, अपने देखें इसमें जो वीड लगता है वो लगता है एक तो ओरोबंकी, ये क्या है, एक परजीवी खरपतवार है, परजीवी खरपतवार मुख्यतः ओरोबंकी जो है किसमें लगता है, सरसों के अंदर परजीवी खरपतवार कहलाता है। और इसका देखें पूर्ण जड़ परजीवी कहलाता है, यानी रूट पैरासाइटिक वीड है ये। क्या है, रूट पैरासाइटिक, टोटल रूट, पूर्ण मतलब टोटल रूट पैरासाइटिक वीड कौन सा है, ओरोबंकी है। अपने वीड कंट्रोल की बात करें, ओरोबंकी की परजीवी खरपतवार है, पूर्ण जड़ खरपतवार कहलाता है। कंट्रोल की बात करूं तो ग्लाइफोसेट कंट्रोल, अगर देखें अपने इसका ग्लाइफोसेट से अपने क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे डिजीज की, अपने बात कर रहे हैं जैसे वीड कंट्रोल की बात कर ली, अब अपने देखते हैं डिजीज। इसमें एक होता है सफेद रोली, मैं कंट्रोल बता देता हूँ स्पष्ट रूप से। सफेद रोली को 22 से कंट्रोल कर सकते हैं, 22 से कंट्रोल किया जा सकता है 0.3% की स्प्रे करके, ठीक। इसके बाद में इसमें एक लगता है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। डाउनी में जो पत्तियों की निचली सतह है उस पर क्या इफेक्ट होता है, और पाउडरी मिल्ड्यू में सफ़ेद रंग का पाउडर उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में अपने बात करें इंसेक्ट की, तो एक आता है नाम आरा मक्खी। जो आरा मक्खी है वो अंकुरण के 7 से 10 दिन बाद नुकसान पहुंचाती है। जो ये आरा मक्खी है अपनी, ये अंकुरण के 7 से 10 डेज आफ्टर ऑफ जर्मिनेशन, ठीक,
यानी ये इफेक्ट कब करती है, 7 से 10 दिन बाद अंकुरण के 7 से 10 दिन बाद ये क्या करती है, आरा मक्खी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है एफिड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एफिड प्रमुख कीट माना जाता है, प्रमुख कीट माना जाता है किसका, सरसों का एफिड प्रमुख कीट माना जाता है। इसको चेपा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, चेपा बोल दो, चिपका बोल दो, कोई समस्या नहीं। अदर अदर नेम तो बहुत होते हैं रोगों के भी। तो अपने क्रॉप कर ली थी राइस, राइस के अंदर वीड कंट्रोल देखें, ओरोबंकी का देखें तो ओरोबंकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरोबंकी में परजीवी खरपतवार कहलाता है और पूर्ण जड़ परजीवी कहते हैं इसको, टोटल रूट पैरासाइटिक बोलते हैं। कंट्रोल देखें इसका तो ग्लाइफोसेट का कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद में अपने मैं डिजीज की अगर बात करूं रोग की, तो रोग जो मुख्यतः है सफेद रोली लगता है। कंट्रोल देखें तो 22 से कंट्रोल कर सकते हैं, 0.3% डाल के स्प्रे करके, स्प्रेयर। इसके बाद में अपने बात करें डाउनी मिल्ड्यू भी रोग होता है, पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की अपने को जरूरत नहीं है। आरा, इसके बाद में लगता है एक कीट ओ आरा मक्खी। आरा मक्खी जो होती है वो 7 से 10 दिन बाद क्या करती है, जर्मिनेशन हो जाता है प्लांट का जर्मिनेशन होने के बाद में 7 से 10 दिन बाद में क्या करती है, ये कटिंग कर देती है, इसकी नष्ट करती है। इसके बाद में एक आता है नाम एफिड। एफिड जो है प्रमुख कीट माना जाता है किसका, सरसों का, यानी मस्टर्ड का प्रमुख कीट, स्पष्ट प्रश्न आ जाए सरसों या मस्टर्ड का प्रमुख कीट कौन सा है, तो एफिड है। और चेपा व चिपका इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अपने मोस्ट जो बड़ी बड़ी क्रॉप्स थी वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें अपने कौन कौन सी बता रहा हूँ मैं, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। राइस कर ली थी, मेज कर लिया था, पर्ल मिलेट भी कर लिया और सोरगम भी कर लिया, ग्राउंड नट डिटेल में कर ली थी बढ़िया तरीके से। इसके बाद में आज अपने कंप्लीट कर लिया है मस्टर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्रॉप अपने करवा देंगे, कोई समस्या नहीं। यानी अपने टोटल क्रॉप्स लगभग 19 एक पढ़नी है और 19 में से अपने क्रॉप पढ़ चुके हैं 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6, यानी मोस्ट अपने क्रॉप्स पढ़ चुके हैं। यानी राइस पढ़ लिया, मेज पढ़ लिया, पर्ल मिलेट और सोरगम और ग्राउंडनट और मस्टर्ड। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्रॉप होएगी, वो बढ़िया तरीके से इसी तरीके से कवर करेंगे। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स बनाओगे तो हैंड रिटन अगर नोट्स बनेगा तो अपने पास खुद का एक तो कॉन्फिडेंस होएगा कि खुद के नोट्स हैं, दूसरी बात अपने को बढ़िया तैयारी करने के लिए मौका मिल जाएगा। पढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान। ओके, बेस्ट ऑफ लक।